इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ, इतना बड़ा कि इसके लिए गवर्नमेंट को लिस्टिंग रूल्स ही बदलने पड़े। 12 लाख करोड़ की वैल्यूएशन। लिस्टिंग के बाद इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी होगी, लेकिन कंपनी खुद इसके नाम की मालिक भी नहीं, खुद का ऑफिस भी नहीं, और जिस टावर्स पे नेटवर्क चलता है ना, वो भी उसका नहीं, और ना ही फाइबर लाइन। पहली बार 1977 में धीरूभाई ने रिलायंस का आईपीओ लाके इंडिया में इक्विटी इन्वेस्टमेंट का कल्चर इंट्रोड्यूस किया। लोगों की किस्मत बदल दी। उस वक्त इन्वेस्ट किए 1000 की वैल्यू आज लगभग 7.5 लाख है। दूसरी बार 2008 में बेटे अनिल ने पंपर आईपीओ लाया, रिलायंस पावर, जिसमें रिक्शा वाला और दूध वाले से लेकर एचएनआईस ने जमकर पैसे लगाए और बर्बाद हो गए। 450 में लिस्ट हुए शेयर की वैल्यू आज सिर्फ 26 रुपए है। 1000 लगाए हुए 160 रह गए। तीसरी बार आज पोता आकाश अंबानी 34 साल का जियो प्लेटफॉर्म का एमडी इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ ला रहा है। क्या ये चाचा की तरह सबको डुबाएगा या दादा की तरह इतिहास बनाएगा? क्या ये आईपीओ सिर्फ अंबानी की नेटवर्थ बढ़ाने के लिए है या रिटेल इन्वेस्टर्स को बर्बाद करने के लिए? उसके लिए समझना पड़ेगा आईपीओ स्ट्रक्चर। टोटल कितना रेज कर रहे हैं? 37,700 करोड़, रफली 4 बिलियन। इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हुंडई मोटर्स था, 27,800 करोड़। एनएससी का 30,000 करोड़ आईपीओ का भी रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये नहीं है कि कितना रेज हो रहा है, इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि पैसा जाएगा कहाँ। जियो प्लेटफॉर्म्स कंप्लीट आईपीओ 100% फ्रेश इशू है। इसका मतलब कंपनी नई शेयर्स बना के बेच रही है। कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, ना मेटा ना गूगल अपना एक भी शेयर्स बेच रहा है। 2020 में जिन्होंने 1.5 लाख करोड़ लगाए थे, सब के सब अपनी जगह बैठे। अब इसको दो तरीके से पढ़ सकते हो। एक, वाह इन्वेस्टर्स को इतना भरोसा है कि बेच ही नहीं रहे। दूसरा, भाई कंपनी खुद पूरी वैल्यू का सिर्फ 3% शेयर बेच रही है, तो कोई अपना 10% शेयर कैसे बेचेगा बिना मार्केट क्रैश किए? दोनों ही इंटरप्रिटेशन सही हो सकती है। 27,500 करोड़ मतलब आईपीओ का 73% एक ही काम के लिए है, डेट रिपेमेंट, स्पेसिफिकली फॉरेन करेंसी लोन, जिसके इंटरेस्ट रेट है सिर्फ 1.4 to 5%। सस्ते लोन है और ड्यू भी नहीं हुए, अभी 2 साल का टाइम बाकी है। पर जियो का एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लो 77,000 करोड़, मतलब ये लोन कंपनी 4 महीने की कैश फ्लो से चुका सकती है। फिर आईपीओ क्यों? प्रमोटर और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की वेल्थ बढ़ाने के लिए मे बी। और इस आईपीओ को मैनेज कौन कर रहा है? वर्ल्ड की बिगेस्ट 19 इन्वेस्टमेंट बैंक्स, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सच, जेपी मॉर्गन जैसे बैंक्स एक साथ एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ये फंड रेजिंग है या डिप्लोमेसी? और अब वो डिटेल्स जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। 13 मार्च 2024 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल चेंज किया। पहले किसी भी कंपनी को पब्लिक लिस्ट होने के लिए मिनिमम 10 से 25% शेयर्स पब्लिक को देना पड़ता था। मतलब कंपनी की वैल्यू अगर 100 रुपए है तो 10 से 25 रुपए का आईपीओ लाना होगा। नए रूल्स के मुताबिक अगर कंपनी की वैल्यू 5 लाख करोड़ से ज्यादा है तो सिर्फ 2.5% देना काफी है, यानी 100 में से सिर्फ 2.5 रुपए मार्केट में डालने। देखो, अब मैं यहाँ कोई कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी नहीं बना रहा। रूल्स चेंज के और भी बेनिफिशरीज हो सकते हैं, लेकिन टाइमिंग 98 दिन वो अपनी जगह है। यूएसए ने भी रिसेंटली इलॉन मस्क के लिए रूल्स चेंज किए थे स्पेसएक्स आईपीओ के टाइम। कोई नई बात नहीं है। 98 दिन पहले रूल बदला, 19 बैंक्स लगाए और 37,000 करोड़ मांगे। सेटअप परफेक्ट है, लेकिन कोई भी क्राउन तब तक सिर्फ मेटल का टुकड़ा है जब तक उसके अंदर हीरे जड़े नहीं हो। एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस बिकॉज हमारे कमेंट सेक्शन में जनरली रिसर्च स्ट्रेटेजी की बातें होती है। क्यों पता है? देखो, जियो का 528 पेजेस का डीआरएचपी प्लस 19 ग्लोबल बैंक्स की प्री आईपीओ रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हुए मेरी क्यूरियोसिटी पीक पे होती है। हजारों सवाल एक साथ फायर होते, 200 की स्पीड से थॉट्स चलते, बट टाइपिंग 40 वर्ड्स पर मिनट। 70% थॉट्स कीबोर्ड तक पहुंचने से पहले ही खत्म। सो मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए अब टाइप नहीं करता, सिर्फ बोलता हूँ विस्पर फ्लो पर। देखो, जियो की वैल्यूएशन $130 बिलियन, ऑलरेडी लिस्टेड कॉम्पिटिटर एयरटेल के वो क्या बोलते हैं उसको, पी रेशियो से काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और लेकिन जियो के डेटा सेंटर सैटेलाइट्स की बात हो रही है।
2.5% इंटरेस्ट वाला लोन चुकाने के लिए कोई इक्विटी जैसा महंगा कैपिटल रेज करता है क्या? देखा मैंने अनऑर्गेनाइज्ड बिना फिल्टर के बोला, विस्पर फ्लो ने कन्वर्ट कर लिया क्लीन स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट में। बस सिर्फ इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढकर कंटेंट बना लिया ना, बिलीव मी इट विल बी अ मास्टरपीस। विस्पर फ्लो तुम्हारी टूटी फूटी स्पीच को क्लीन पॉलिश टेक्स्ट में रीराइट करता है। हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो या इंग्लिश बोलो या सब मिक्स, कोई दिक्कत नहीं, और ये तुम्हारे कीबोर्ड में इंटीग्रेट हो जाता है। सो विस्पर फ्लो ऐप ओपन किए बिना इसका यूज ईमेल, गूगल डॉक्स, चैट जीपीटी या व्हाट्सएप चैट में क्विकली कर सकते हो। 10 मिनट टाइप करने की बजाय 3 मिनट में बोल के निपटा दो, और प्राइवेसी मोड ऑन करो, तुम्हारा ऑडियो तुरंत प्रोसेस होके डिलीट हो जाता है, कहीं स्टोर नहीं होता। अपने लाइटनिंग स्पीड थॉट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए आज ही विस्पर फ्लो ट्राई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब देखते जियो प्लेटफॉर्म्स में कौन से हीरे जड़े। जियो के 52 करोड़ यूजर्स, मतलब कोई देश होता तो वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश होता, अमेरिका से बड़ा, यूके, फ्रांस, जर्मनी तीनों कंबाइंड से भी बड़ा। इंडिया के 60% वायरलेस डेटा ट्रैफिक सिर्फ एक नेटवर्क पे चलता है, जियो। रेवेन्यू 1,46,000 करोड़, नेट प्रॉफिट 30,000 करोड़, एबिटा मार्जिन लगभग 52%, मतलब हर 100 की कमाई पे 52 रुपीज सीधा प्रॉफिट जोन में जाता है। और पैटेंट ग्लोबली 28 रैंक आता है जियो का, हुआई, सैमसंग, एप्पल, गूगल के साथ। ये सब देख के तो लगता है ना भाई, ये तो मॉन्स्टर कंपनी है, 130 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन, मेक सेंस। लेकिन अब DRHP का एक और सेक्शन खोलो, रिस्क फैक्टर वाला, और यहाँ से पिक्चर बदलने लगती है। जियो नाम जिसे तुम ब्रांड समझते हो ना, जिसके ऊपर ये पूरी 130 बिलियन डॉलर की बिल्डिंग खड़ी है, वो जियो प्लेटफॉर्म का अपना नहीं है। ब्रांड का मालिक है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जियो प्लेटफॉर्म्स को ये नाम 2015 में लाइसेंस किया गया है, और रिलायंस के पास राइट है कि वो ये लाइसेंस टर्मिनेट कर देगा अगर मैनेजमेंट का कंट्रोल चला जाए। और सेम नाम रिलायंस ग्रुप की दूसरी कंपनी जैसे जियो मार्ट, एजियो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जियो हॉटस्टार भी करती है, जिस कंपनीज पे जियो प्लेटफॉर्म का जीरो कंट्रोल होगा। कल कोई कंट्रोवर्सी हो किसी भी जियो ब्रांडेड एंटिटी पे, तो ब्रांड डैमेज जियो प्लेटफॉर्म का भी होगा। चलो ब्रांड तो छोड़ो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। देखो जियो का नेटवर्क चलता है टावर्स पे, राइट? 3,60,000 टावर्स यूज होते हैं, इनमें से लगभग आधे का मालिक है ब्रुकफील्ड, एक कैनेडियन कंपनी। जियो ने इनको ये सारे टावर्स बेच दिए और उनसे भाड़े पे लेकर चला रहे। 30 साल का एग्रीमेंट है। और फाइबर नेटवर्क वो भी रिलायंस की एक अलग कंपनी ओन करती है, जियो प्लेटफॉर्म सिर्फ यूज करती है। रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का अपना नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। तो रुको, एक बार फिर से सोचते हैं, ब्रांड अपना नहीं है, टावर्स का आधा अपना नहीं, फाइबर अपना नहीं, ऑफिस अपना नहीं, तो 130 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन किस बात की है? अब यहाँ पे एक बेसिक रिएक्शन होगा कि भाई ये तो स्कैम जैसा लग रहा है, लेकिन नहीं, कोई स्कैम नहीं है। ये एक ब्रिलियंट फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है, असेट लाइट मॉडल है। मोटा भाई का दिमाग देखो, अगर टावर्स और फाइबर जियो प्लेटफॉर्म के अंदर होते तो मार्केट इसे टेलीकॉम कंपनी मानता। टेलीकॉम कंपनी की वैल्यूएशन होती है 5 से 8 टाइम्स एबिटा। लेकिन जब आप फिजिकल असेट्स बाहर रख के सिर्फ ऑपरेटिंग लेयर लाइक सब्सक्राइबर्स, सॉफ्टवेयर, पैटेंट्स, AI प्लेटफॉर्म्स ये अंदर रखते हो ना, तो मार्केट कहता है ये तो टेक प्लेटफॉर्म है भाई। टेक प्लेटफॉर्म की वैल्यूएशन 15 से 25 टाइम होती है एबिटा की। सेम कंपनी, सेम रेवेन्यू, लेकिन स्ट्रक्चर बदलो तो वैल्यूएशन में लाखों करोड़ों का फर्क आता है। इन्होंने मार्केट से कहा ब्रांड की कीमत लगाओ, बॉडी की नहीं। जीनियस है ना? लेकिन DRHP में एक मोस्ट शॉकिंग नंबर छुपा है जो बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। 1 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ड्यू, यस, डेफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट को देना है ईयरली इंस्टॉलमेंट में। कंपनी की टोटल बोरोविंग दिख रही है 70,000 करोड़। स्पेक्ट्रम ड्यूज जोड़ दो तो एक्चुअल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो जाएंगे 1,75,000 करोड़। इस बारे में ओपनली बात क्यों नहीं हो रही मुझे नहीं पता। और तो और एक छोटा सा नंबर जियो का नाइटमेयर बन सकता है। कितना छोटा? 43 रुपीज। यस, सिर्फ 43 रुपए, जो कंपनी की $1 बिलियन वैल्यूएशन को गिरा सकती है।
ARPU सुना है? एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मतलब एक जियो यूजर से हर महीने कितना पैसा आता है। बोरिंग मैट्रिक लगता है, राइट? लेकिन ये वो नंबर है ना जिसपे पूरे आईपीओ की कहानी टिकी है। जियो का ARPU है 214 रुपए पर मंथ, एयरटेल का 257। फर्क कितना है? 43 रुपीज। छोटा लगता है, लेकिन अब एक कैलकुलेटर निकालो। 43 टाइम्स 524 मिलियन सब्सक्राइबर्स टाइम्स 12 मंथ्स, नंबर्स आता है लगभग 27,000 करोड़ पर ईयर। एक सेकंड रुको, ये आईपीओ कितना रेज कर रहा है? 37,000 करोड़। और हर साल जियो एयरटेल के कंपैरिजन में कितना कम कमा रहा है? 27,000 करोड़। मतलब अगर जियो सिर्फ वो चार्ज करे जो एयरटेल करता है, सेम सर्विस, सेम मार्केट, सेम कंट्री, तो 37,000 करोड़ का आईपीओ की जरूरत ही नहीं है। अब पैटर्न देखते हैं। इंडिया के 5 सबसे बड़े आईपीओ। फैक्ट, सिर्फ फैक्ट्स। रिलायंस पावर 2008 11,000 करोड़ का आईपीओ, 73 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब, 50 लाख इन्वेस्टर्स ने अप्लाई किया था, लिस्टेड। आज 16 साल बाद भी 95% लॉस में चल रहा है। पेटीएम 2021 18,000 करोड़ का आईपीओ, इंडिया का सबसे बड़ा, आज 52% डाउन, 5 साल हो गए। LIC 2022 21,000 करोड़, देश की इंश्योरेंस कंपनी, हर घर में पॉलिसी है इनकी, आज भी इशू प्राइस से नीचे, 4 साल बाद भी। हुंडई मोटर्स इंडिया 2024 27,800 करोड़, तब तक का इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ, 2 साल बाद भी कोई प्रॉफिट नहीं। 4 में से 4 बिगेस्ट आईपीओज रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस। और अब सबसे रिलेवेंट बट सबसे इग्नोर होने वाले कंपैरिजन की बात, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अगस्त 2023 रिलायंस से डीमर्ज हुआ, सेम अंबानी ब्रांड, सेम हाइप। आज रिजल्ट, शेयर प्राइस 52 वीक हाई से 30% नीचे। बट एक बात है, जियो प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट एवरी ईयर 15 से 20% ग्रो हो रहा है। AI डेटा सेंटर्स का काम चालू हो रहा है, स्पेस में सैटेलाइट छोड़ने का प्लान चल रहा है स्टारलिंक से compete करने के लिए, और एक और लेयर है होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट। देखो, अभी तक अगर आपको ना जियो का एक्सपोजर चाहिए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदना पड़ता था, कोई और रास्ता नहीं था। मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्री को जियो का पूरा क्रेडिट मिलता था। जियो लिस्ट होने के बाद इन्वेस्टर्स सीधा जियो खरीद सकते, तो रिलायंस के थ्रू क्यों जाए? ऑयल रिफाइनिंग, रिटेल, एनर्जी सब मिक्स है वहां पर। मार्केट ऐसे पेरेंट को पेनलाइज करता है, डिस्काउंट लगाता है। बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है 25% होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट आएगा। मतलब जो लोग सोचते हैं ना जियो लिस्ट होएगा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊपर जाएगा, शायद उल्टा हो जाए। जियो का वैल्यू अनलॉक हो सकता है, रिलायंस का वैल्यू गिर भी सकता है। लेकिन अंबानी ऐसे ही इंडिया का सबसे अमीर आदमी नहीं बने। इन्होंने इस आईपीओ के लिए जो गेम खेला है ना पहले 6 महीने में, वो समझना जरूरी है। कंपनी ग्रेट है, ये डिबेट नहीं है। डिबेट ये है कि कंपनी किस प्राइस पे ग्रेट है। वो आंसर DRHP में नहीं है, प्राइस बैंड में होगा। तब आपको डिसाइड करना होगा, और तब इस वीडियो में जो भी आपने सुना काम आएगा। इस आईपीओ से एक बात क्लियर हो गई, धीरू भाई ने जो गलती की थी वो बेटा मुकेश अंबानी दोहराना नहीं चाहता। धीरू भाई बिना वसीयत बनाए चले गए थे। मुकेश वर्सेस अनिल, कोर्ट्स, मीडिया, पब्लिक ड्रामा हुआ। मोटा भाई ने वो लेसन सीखा और इस आईपीओ से सक्सेशन पब्लिकली शुरू हो गई है। आकाश अंबानी को MD बनाकर टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी बिजनेस सौंप दिया है। कुछ दिनों पहले इलॉन मस्क दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनर बने अपने आईपीओ स्पेसएक्स के साथ। क्या मोटा भाई अपने बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही ट्राई कर रहे हैं? दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और मैं थिंक विंग्स पर ऐसे ही बिजनेस केस स्टडीज एनालिसिस करते रहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप कर देना।